बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने स्टार्ट किया हुआ था परफेक्ट कंपटीशन और यानी मार्केट्स को हमने देख रहे थे। और तीसरे लेक्चर में हमने देखा मार्केट में, और अब जो है इस लेक्चर में हम देखेंगे मार्केट और उसके बाद थेरीज़ हैं, कुछ मैनेजरियल थेरीज़ वो देखेंगे। तो सबसे पहले व्हाट इज़ मार्केट? मार्केट इज़ defined as a complex set of activities by which potential buyers and potential sellers are bought in close contact for the purchase and sale of a commodity। तो ये एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे ज़ाहिर है बायर्स और सेलर्स को कांटेक्ट में होते हैं और वहाँ पे ट्रांजैक्शन भी होती है। उसके बाद जो है कुछ फीचर्स हैं, जैसे कमोडिटी, किसी न किसी कमोडिटी की मार्केट होएगी, बायर्स और सेलर्स होंगे, कम्युनिकेशन होएगी बायर्स और सेलर्स में, और प्लेस और एरिया होएगा। टाइप्स ऑफ डिफरेंट मार्केट में सबसे पहले है परफेक्ट कंपटीशन। तो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट जो है इनकी बुनियाद जो है ये वाला जो क्राइटेरिया है, जिसमें हम 4 टाइप्स ऑफ मार्केट पढ़ रहे हैं। परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ओलिगोपोली। There are many criteria of classifying the market on behalf of the number of sellers, similarity of products, availability of information, mobility of firms, the input engaged in the firms. Whatever the criteria, the end result is reflected in one thing: how much influence an individual seller on his own is able to exercise on the market। यानी इसमें हम देखेंगे कि किस हद तक कोई सेलर जो है वो मार्केट पे असरअंदाज हो सकता है, चीज़ की प्राइस पे असरअंदाज हो सकता है। तो सबसे पहले जो है जो मार्केट है दैट इज़ परफेक्ट कंपटीशन। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ परफेक्ट कंपटीशन? अ मार्केट स्ट्रक्चर इन विच an individual firm cannot influence the prevailing market price of the product on its own। इसकी गुड एग्जांपल जो है वो एग्रीकल्चर मार्केट है, और मे बी ये भी एग्जांपल हो सकती है इसकी जो चिंची या रिक्शा जो है जो शहर के अंदर ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ होते हैं, वो भी इसकी एग्जांपल हो सकती है। और यानी एक ऐसी मार्केट है जिसमें एक ही तरह की चीज़ें जो हैं उनकी एक प्राइस होएगी, और जो सेलर है वो प्राइस पे इम्पैक्ट नहीं डाल सकता, वो प्राइस को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, वो प्राइस टेकर होता है। क्यों प्राइस टेकर होता है? बिकॉज देखिए, दिस इज़ मार्केट सप्लाई वेयर देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर, दिस इज़ डिमांड, और मार्केट में ये प्राइस तय पाती है। अब इसी प्राइस को जो है उस फर्म को लेना होएगा, इस प्राइस को वो इफेक्ट नहीं कर सकती क्योंकि देयर आर मेनी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स इन द मार्केट, एंड ही कैन सेल वट एवर आउटपुट ही प्रोड्यूसेस एट द गिवन प्राइस। So an individual seller is a price taker। The perfectly competitive market is then a price taker and can sell any amount of the commodity at the established price। हमने पहले पढ़ा हुआ है कि मार्केट में D is then demand curve facing a firm, it is infinitely elastic and given by a horizontal line। D is also the price line or AR curve, since AR is constant, MR curve coincides with AR curve, that is D, P, AR and MR, therefore AR curve is also MR curve of the firm। ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिन रेवेन्यू और डिमांड जो हैं ये इक्वल होते हैं। उसके बाद जो दूसरा अजम्पशन है दैट इज़ होमोजेनियस प्रोडक्ट, के फर्म जो हैं इन द मार्केट प्रोड्यूस अ होमोजेनियस प्रोडक्ट।
Homogeneity of a product implies that one unit of the product is a perfect substitute for another. Perfect substitute for another. अब जो है यहाँ पे जो है परफेक्ट कंपटीशन में परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होगा और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होती है तो वहाँ पे परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं होते. इसकी इम्प्लीकेशन है कि सिंस द प्रोडक्ट्स आर आइडेंटिकल बायर्स आर इंडिफरेंट बिटवीन suppliers. For example, if A's bread is identical to B's bread, then it is immaterial for the consumer whether he buys the bread from A or from B. Homogeneous product ensures uniform price for the product of all the firms in the industry. देखिए लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स हैं, फर्म्स जो हैं वो प्राइस टेकर है, होमोजेनियस प्रोडक्ट है और फ्री एंट्री और एग्जिट ऑफ द फर्म थर्ड कंडीशन इसकी है. और firms have freedom of movement in and out of an industry. The implication of this assumption is that given sufficient time, all firms in the industry will be earning just normal profit. In microeconomics, normal profit is treated as opportunity cost and therefore counted in calculation of total cost. Since profit equals total revenue minus total cost, normal profit means zero profit. Since profit equals total revenue minus total cost, normal profit means zero economic profit. Normal profit means zero economic profit. Suppose the existing firms are earning above normal profit, that is positive economic profit. अगर जो है जिसे हम एबनॉर्मल प्रॉफिट कहते हैं या पॉजिटिव इकोनॉमिक प्रॉफिट कहते हैं, अट्रैक्टेड बाय पॉजिटिव फर्म द न्यू फर्म एंटर द इंडस्ट्री. अब जो एबनॉर्मल प्रॉफिट कमा रही होंगी तो फिर नई फर्म्स उसमें आ जाएंगी. द इंडस्ट्री आउटपुट दैट इज मार्केट सप्लाई गोज अप. जब मार्केट सप्लाई बढ़ेगी तो प्राइस कम्स डाउन. न्यू फर्म्स कंटिन्यू टू एंटर टिल इकोनॉमिक प्रॉफिट आर रिड्यूस टू जीरो. Now suppose the existing firms are incurring losses, the firms start leaving the industry. ज़ाहिर है कोई अब ऐसा कोई पैमाना नहीं है कि फर्म्स कितनी तादाद में मार्केट में आएँ, तो इसलिए अगर फर्म्स ज़्यादा आ जाती हैं तो और मार्केट सप्लाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और प्राइस बहुत ज़्यादा गिर जाती है जिसमें फर्म्स को लॉस होता है, तो फर्म्स जो हैं जिनकी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं होगी उस बिज़नेस में, तो इसका मतलब है कि जिन फर्म्स की बहुत ज़्यादा बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट नहीं होएगी, जो मौका परस्त होंगे और जो हैं सिर्फ अपॉर्चुनिटी की तलाश में आए होंगे तो वो निकल जाएंगे. The firms start leaving the industry, the industry's output starts falling and price starts goes up. अब सप्लाई जब फर्म्स जो हैं वो मार्केट से इंडस्ट्री से निकलना शुरू हो जाएंगी तो उससे सप्लाई कम हो जाएगी. जब प्रोडक्शन कम होएगी तो आपको पता है प्राइस जो है वो अप जाएगी. All this continues till losses are wiped out. The remaining firms in the industry once again earn just normal profit. Only zero economic profit in the long run is the basic outcome of a perfectly competitive market. तो zero economic profit होएगा. Next, this is assumption perfect knowledge. Firms उन सबको फर्म्स को पता है, जो बायर्स हैं उनको भी पता है प्रोडक्ट मार्केट का. इसका मतलब ये है ना बायर्स जो है इम्पैक्ट कर सकेंगे और ना जो है वो फर्म्स इफेक्ट डाल सकेंगी. Perfect mobility of factors of production, or the factors of production can move easily from one firm to another. Workers can move between jobs and between places. Its implication is that skills can be learned easily. Absence of transfer cost है इसमें. This is अब comparison between perfect competition and pure competition. This is another जो है short question. So what is the difference between pure competition
difference between pure competition and perfect competition. This is very important question, a short question. Pure competition is the market situation in which there are very large number of buyers and sellers. Product are homogeneous and there is free entry and exit of firms in the market. Perfect competition is the market which situation in which. अच्छा, प्योर कंपटीशन जो है उसमें देखें तीन जो हैं वहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स हैं, प्रोडक्ट होमोजेनियस है और फ्री एंट्री एंड एग्जिट, जैसे प्योर कंपटीशन। और अगर परफेक्ट नॉलेज परफेक्ट मोबिलिटी आ जाता है तो ये परफेक्ट की फिर बन जाएंगी। यानी जहाँ पे परफेक्ट जिन अजम्पशंस में आया हुआ है वो वाली अगर साथ लगा देते हैं और ट्रांसपोर्ट एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट की ये तीन उसमें ऐड कर दें तो ये 6 बन जाती हैं और फिर ये बन जाता है प्योर कंपटीशन। तो पहले उसने ऊपर देखें ये तीन जो हैं, देयर इज़ लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, देयर इज़ प्रोडक्ट जो हैं प्रोडक्ट इज़ आर होमोजेनियस 2 एंड फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म्स इन द मार्केट 3। अगर ये तीन कंडीशन हैं किसी मार्केट में दैट इज़ प्योर कंपटीशन। और अगर परफेक्ट नॉलेज परफेक्ट फैक्टर मोबिलिटी और उसके बाद एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी आ जाता है तो ये जो है ये परफेक्ट कंपटीशन बन जाता है। अच्छा, उसके बाद है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मोनोपोली। मोनोस मीन one, poly means seller, monopoly is the market structure in which there is a single firm producing all the output. Example is कि government has a monopoly in providing water supply, railway, electricity. Features single firm, there will be no close substitute, price maker because हम पढ़ चुके हैं कि प्राइस डिमांड और AR ये और जो है एक ही होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं मोनोपोली में, और MR फॉल्स डबल देन AR, ये भी हमने पढ़ा है। तो ये वाले जब आपके पास रेवेन्यू कर्व्स हैं इट मीन्स जो डिमांड है वो inelastic demand है, it means you cannot afford to leave or postpone the output of this firm because this firm is monopolist and it will affect price, it will price maker with these inelastic demand curve under monopoly. अगले जो assumption है that is barrier to entry, there are significant barriers to entry, कोई जो है एंटर नहीं हो सकता इस मार्केट में, सिंगल फर्म रहेगी। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, और इसमें ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन है जिसमें आपके पहले पेपरों में आया हुआ है। It is one of the most important feature of monopoly. When a monopolist firm charges different prices from different consumer for the same product, it is called price discrimination. Its same is profit maximization.
नेक्स्ट जो है यानी वो एक ही चीज़ है, एक ही जगह पे मोनोपोलिस्ट जो है डिफरेंट मार्केट में सेल करता है और डिफरेंट इलास्टिसिटी जो है होने की वजह से मार्केट में वो डिफरेंट प्राइस जो है वो वसूल करता है। Perfect competition versus monopoly. Perfect competition and monopoly are extreme situations. Some important points of comparison between two markets are: perfect competition, large number of buyers and sellers. Monopoly में एक seller. Product are homogeneous, no close substitute. Free entry and exit. और यहाँ पे barriers to entry होगा। प्रॉफिट कंपैरिजन इसमें क्या आ गया कि इन परफेक्ट कंपटीशन देयर आर नो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट इन द लॉन्ग रन, बट इन मोनोपोली सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स आर जनरली अर्नड इन द लॉन्ग रन. द प्रॉफिट्स आर हायर अंडर मोनोपोली देन इन परफेक्ट कंपटीशन. Allocation of resources. Under perfect competition there is optimal allocation of resources as P is equal to MC, but since P is greater than MC under monopoly, allocation of the available resources in the economy is inoptimal. Perfect competition में optimal और monopoly में inoptimal. The monopoly element does not allow production to expand to the socially desired level. Thus there is loss of social welfare under monopoly. नेक्स्ट मार्केट जो है वो है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन. Monopolistic competition is defined as a market structure in which there are many firms selling closely related but unidentical commodities. For example, detergents, automobile, textiles, soft drinks, TV sets, etc. Features इसके क्या हैं? इसमें भी large number of buyers and sellers होते हैं. अब देखें आप और they have a little bit market power to affect prices of their product. देखें इसमें जो है इनको प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन आया हुआ है. द प्रोडक्ट्स आर of the sellers are differentiated but are close substitute of one another. Product differentiation can be real or artificial. Its effect इस जो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है ये इमेजिनरी भी हो सकती है और रियल भी हो सकती है. इट इफेक्ट्स इज द sellers are differentiate their product. This gives the seller some degree of price making power which he can exploit, but there are many close substitute for each product and thus a monopolist firm faces an elastic demand curve. Elastic, ये जो डिमांड कर्व हैं ये इलास्टिक हैं. देन जो है अगर आप मोनोपोली का देखें, ये देखें ये मोनोपोली के मार्जिन रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू हैं, और अगर आप देखें ये वाले जो हैं ये मोनोपोलिस्टिक के कंपटीशन के मार्जिन रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू हैं, और ये उसकी निस्बत यानी वो काफ़ी उनकी इलास्टिसिटी कम होती है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की मार्केट की निस्बत. फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द फर्म्स जो हैं कैन फ्रीली मूव इन एंड आउट ऑफ द ग्रुप. In monopolistic competition, the concept of industry is undefined as products are differentiated. Instead of industry, the word group should be used. अब इंडस्ट्री तो कहते हैं ऐसी तमाम फर्म्स को जो आइडेंटिकल चीज़ें बनाती हैं उनको आप इंडस्ट्री कहते हो. तो सो यहाँ पे जो है आप ग्रुप का जो है लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं. इम्परफेक्ट नॉलेज, अब जाहिर है एक तरह की बेशुमार चीज़ें होती हैं. So buyers and sellers do not have perfect or complete knowledge of market condition. Buyers' preferences are guided by advertising and other selling activities undertaken by seller. तो यहाँ पे जो है एडवर्टाइज जो है कॉस्ट फर्म को बर्दाश्त करने पड़ते हैं, क्योंकि उसे जो है एडवर्टाइजिंग करनी पड़ती है अपनी चीज़ को बेहतर साबित बताने के लिए, चाहे वो बेहतर है या नहीं है. Selling cost. A firm under monopolistic competition incurs selling cost, which is the cost of promoting the demand for its product. Example of selling cost are advertisement, windows, displays.
salesman salaries, it plays a major role. Major influence the demand for a good. The purpose of huge selling costs is to boost the sale of the product. The advertisements either from print media or electronic media merely persuade consumers to buy a particular brand of a product. Therefore, its aim is to lure away customers from the other brand of the product. यानी वो सारी एडवर्टीजमेंट इसलिए होती है ताकि दूसरे ब्रांड के जो कस्टमर हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट किया जा सके। तो इसलिए बहुत ज़्यादा भी जो है बजट का एक हिस्सा जो है सेलिंग कॉस्ट पे होता है। इसमें हाई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टिंग द कमोडिटी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज़ वेरी हाई अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। दिस इज़ सम कंपैरिजन। सिंगल सेलर होता है मोनोपोली में और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। मोनोपोली में नो क्लोज सब्स्टिट्यूट, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स। मोनोपोली में बैरियर्स टू एंट्री, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में फ्री एंट्री एंड एग्जिट। मोनोपोली में सेलिंग कॉस्ट इज ज़ीरो और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में हैवी सेलिंग कॉस्ट आर इनकर्ड। डिमांड कर्व। अब जो द डिमांड कर्व जो है दोनों का फ़र्क देख लें। दिस इज़ फॉर मोनोपोली, ये मोनोपोली है। देखें दे आर लेस इलास्टिक और क्योंकि वो सिंगल सेलर है और देर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, तो लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स हैं इसलिए मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में इलास्टिक डिमांड कर्व। ओलिगोपोली। Oligopoly is a market situation in which an industry has only a few firms mutually dependent for taking decision about price and output. Oligopolist industries can be classified into various ways, since perfect or imperfect oligopoly. If an oligopoly market, the firms produce, इसमें oligopoly market में चंद एक firms होती हैं जिनको चीज़ की प्रोडक्शन पे कंट्रोल होता है। तो इसकी कुछ उसने क्लासिफिकेशन की है, जैसे परफेक्ट और इम्परफेक्ट ओलिगोपोली है। इफ़ इन एन ओलिगोपोली मार्केट द फर्म प्रोड्यूस होमोजेनियस प्रोडक्ट, इट इज़ कॉल्ड परफेक्ट ओलिगोपोली। इफ द फर्म्स प्रोड्यूस डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट, इट इज़ कॉल्ड इम्परफेक्ट ओलिगोपोली। नॉन कोलिसिव और कोलिसिव ओलिगोपोली। If an oligopoly market the firms compete with each other, it is called non-collisive. And non-cooperative oligopoly, if the firms cooperate with each other in determining price or output or both, it is called collusive oligopoly or cooperative oligopoly. Duopoly, when there are only two firms producing a product, it is called duopoly. It is a special type of oligopoly. Features of oligopoly. The major features of oligopoly are few dominant firms, that is oligopolists are often large firms each producing significant portion of total market output. There are only a few rival firms, each big firm has contributed a large portion into total market supply of the product, therefore it can influence the price of the product by its own action, and that he can provoke rival firms to react. Mutual interdependence. Since the market is dominated by a few firms, the price and output decisions of one firm affect the profitability of the remaining firms in the market. Mutual interdependence is an incentive to develop alternative to price competition in pursuit of economic profit. Each firm carefully considers and weighs how its action will affect its rivals and how its rivals are likely to react. This makes firms mutually interdependent on each other. Barriers to entry. Barriers to entry limits the threat of competition and facilitates the ability of firms to earn long-run economic profit. Homogeneous or differentiated product. The output of an oligopolist market may be either homogeneous or differentiated, जो हम ऊपर पढ़ चुके हैं, इनकम्प्लीट और कंप्लीट, परफेक्ट एंड इम्परफेक्ट ओलिगोपोली में।
Demand curve in an oligopoly due to high degree of interdependence among oligopolistic firms that we cannot define the demand curve faced by an oligopolist, hence the solution is indeterminate. तो इसका डिमांड कर्व हमने परफेक्ट कंपटीशन का भी बनाया, मोनोपोली का भी, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का भी, लेकिन इसका डिमांड कर्व इज इनडिटरमिनेट नहीं बना सकते हम बिकॉज ऑफ म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस. Price rigidity. In oligopolistic firms, prices are administered. Rival firms can take time to react to the change price due to which the price remain rigid in the market. Non-price competition. Firms try to avoid price competition for the fear of price war. They use other methods like advertising better services to customers, etc. to compete with each other. Now comparison of the four market. जी, नंबर ऑफ सेलर्स परफेक्ट कंपटीशन में लार्ज, मोनोपोलिस्ट कंपटीशन में लार्ज, मोनोपोली में वन सेलर, ओलिगोपोली में फ्यू सेलर्स. नेचर ऑफ प्रोडक्ट होमोजीनियस होती है, ये हम पढ़ चुके हैं. मोनोपोलिस्ट कंपटीशन में प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, मोनोपोली में होमोजीनियस आर डिफरेंशिएटेड और ओलिगोपोली में भी होमोजीनियस आर डिफरेंशिएटेड. एंट्री और एग्जिट जो है वो परफेक्ट कंपटीशन में फ्री है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में फ्री है, मोनोपोली में रिस्ट्रिक्टेड है और इस तरह से ओलिगोपोली में भी रिस्ट्रिक्टेड है. फर्म्स डिमांड परफेक्टली इलास्टिक, मोनोपोली में, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में इलास्टिक, मोनोपोली में इनइलास्टिक और ओलिगोपोली में अनडिफाइंड. स्लोप ऑफ फर्म्स डिमांड का हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, slope downward with high elasticity in monopolistic competition, slope downward with low elasticity in monopoly, depends upon the model जो उसकी elasticity है. Selling cost इसमें required नहीं है इस मार्केट में. monopolistic competition में very significant, monopoly में ज़रूरत नहीं होती और oligopoly में very significant. Degree of price control, परफेक्ट कंपटीशन में कोई कंट्रोल नहीं है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में लिमिटेड कंट्रोल होता है और मोनोपोली में फुल कंट्रोल होता है और ओलिगोपोली में डिपेंड करता है मॉडल के ऊपर. This is a situation of super normal profit. Here MC curve cuts MR curve where Q is the equilibrium quantity and P is the price. When we have AC to show total cost, we see that at this vertical line of quantity, costs are equal to C. So the firms receives OP, this is origin O, OP price for OQE quantity, and firm bears cost OC for OQE quantity. अगर हम एरिया वाइज प्रॉफिट निकालना चाहते हैं तो प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट. तो टोटल रेवेन्यू क्या हुआ, ओ पी, दिस इज ई एंड क्यू ई, दिस इज टोटल रेवेन्यू, एंड टोटल कॉस्ट ओ सी ए एंड क्यू ई. सो व्हेन वी डिडक्ट total cost, this area, from total revenue, the remaining portion in this
this rectangle shows the profit of the firm in the short term, which is positive economic profit or super normal profit. Now this will make the other firms to enter the market, enter the industry. When other firms come in the industry, supply increases and the positive economic profit now will become the negative economic profit, because so much supply will reduce the price. When price is below, this is the price and this is MC curve, equilibrium point is this, and this is QE, and this price is P, equilibrium price. Now if we want to know the cost of the firm, we will have AC. At this vertical line we extend it to the average cost, and now we can have average cost that is equal to C. Now average cost are greater than price. Now the negative profit can be, we have in area like O C A Q E is the cost, while total revenue is O P E Q E. Now total cost is greater than total revenue, so this rectangle will be the loss or negative profit. Now this is short-term equilibrium of industry, that is total market demand and supply, और ये वही डायग्राम है MC और AC की, ये जो हमने पढ़ी है पॉजिटिव प्रॉफिट, और ये फर्म 2 के लिए जो है दिस इज अर्निंग लॉस बिकॉज इट्स ACs आर हाई, और फर्म A is earning positive economic profit, firm 2 is earning negative economic profit. Now the long run equilibrium of an individual firm in the long run में हम पढ़ चुके हैं कि firm will earn economic profit, और ये हम देख चुके हैं. Now this is the first situation of industry when an industry is earning positive economic profit. This is a situation where ACs are जो हैं वो here AC must be greater than AC must be less than price, so this will make, here will be we have to make this is not correct, we will have to make positive economic profit. Here you should make this diagram, these MC and AC curves, and you should show positive economic profit. This positive economic profit will attract other firms to enter in the industry, and the firms will be in this situation where
Market supply and demand are equal, and where industry is in equilibrium and the individual firm is also in equilibrium, as LMC, SMC, SAC and LAC curves are intersecting each other at the same point, we can have equilibrium quantity and equilibrium price. If the firms continue to enter the market supply may shift to rightward, and this huge supply will make the price to fall, and in this situation, when there is a situation of normal profit, zero economic profit, when this supply will decrease the price, all the firms will go in loss. So this loss will force the other markets which are financially weak firms, तो जो weak firms होंगी they will go out of the industry. The firms which are opportunist, तो in the end जो situation होएगी firms equilibrium की, वो ये situation है जहाँ पे कोई नई firm जो है वो enter नहीं होती. The condition for the long run equilibrium of the firm is that the long run marginal cost, that is LMC, should be equal to price and to the LAC. यानी LMC, LAC और price they will be equal. और यहाँ पे the firm adjust its planned size so as to produce that level of output at which the LAC is the minimum possible given the technology and prices of inputs. At equilibrium, the short run marginal cost is equal to the long run marginal cost, and the short run average cost is equal to the long run average cost. Thus gives the above condition we have. अब ये जो above condition थी, LMC is equal to LAC is equal to price, this will become SMC is equal to LMC, SAC is equal to LAC is equal to price is equal to MR. This implies that the minimum point of the LAC, the corresponding short-term plant, is worked at its optimal capacity so that minimum of the LAC and SAC coincides. Long run shutdown decision. अब हम आगे चलते हैं और दूसरी इंडस्ट्रीज को. दिस इज आल्सो लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम. यू कैन जस्ट मेक दिस डायग्राम. आपको यही डायग्राम सिर्फ बनानी चाहिए और उसको एक्सप्लेन कर देना चाहिए कि जनाब एंट्री कैसे होती है और एग्जिट क्यों होता है. आप बताएं कि एंट्री उस वक्त होती है जब पॉजिटिव इकोनॉमिक प्रॉफिट होता है और एग्जिट उस वक्त होता है जब नेगेटिव इकोनॉमिक प्रॉफिट होता है. अब हम मोनोपोली की तरफ जा रहे हैं. तो ये मोनोपोली की डिमांड लाइन, टोटल रेवेन्यू, दिस इज डिमांड लाइन. पहले भी हम इसको देख चुके हैं. दिस इज डी AR या DD, और जहाँ पे MR जो है वो 0 है वहाँ पे इलास्टिसिटी जो है प्राइस इज इक्वल टू 1, और उसके ऊपर जो है डिमांड कर्व का जो हिस्सा है इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1, और जो लोअर पार्ट है इलास्टिसिटी इज लेस देन 1. उसके बाद जो इक्विलिब्रियम है इसका, मार्जिनल अप्रोच में, अब यहाँ पे भी हम वही MC यूज़ करेंगे. ये MC है और ये देखें इसका MR और AR का. यहाँ पे जहाँ MC और MR बराबर हैं वहाँ पे इक्विलिब्रियम होगा. यहाँ से आप ऊपर नीचे लाइन लेके जाएंगे तो ये क्वांटिटी की लाइन आएगी, और इसी वर्टिकल लाइन को ऊपर लेके जाएंगे तो AR चूँकि प्राइस के बराबर होता है तो ये हमें प्राइस दे देगा. ये डायग्राम है इसकी शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम की, यानी MC इज इक्वल टू MR और स्लोप ऑफ MC इज इक्वल टू ग्रेटर देन स्लोप ऑफ MR. स्लोप ऑफ MC
मस्ट बी ग्रेटर देन स्लोप ऑफ एम आर। तो यहाँ पे इस ई पॉइंट के ऊपर स्लोप ऑफ एम सी जो है वो ग्रेटर देन स्लोप ऑफ एम आर है। लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम आप बनाएंगे डायग्राम, दिस इज लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम। और लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम में देखें कंडीशन तो वही है कि एल एम सी इज इक्वल टू एम आर, और जो एल एम सी का स्लोप है मस्ट बी ग्रेटर देन स्लोप ऑफ एम आर। लेकिन यहाँ पे ये होगा कि एल एम सी इज इक्वल टू एस एम सी, और एल एस ए सी इज इक्वल टू एल ए सी, और प्राइस और ए आर, और ये सारे इक्वल हो जाएंगे जो हमने कंडीशन पढ़ी थी परफेक्ट कंपटीशन में। अब देखें दिस इज एल ए सी, उसका जो मिनिमम पॉइंट है वो हो या ना हो, लेकिन वो जहाँ पे ये जो एम सी है, एम सी और एम आर, ये इस पॉइंट के ऊपर एल एम सी और एस एम सी इस पॉइंट के ऊपर एम आर को कट कर रहे हैं, और एस एम सी जाहिर है ए सी के मिनिमम पॉइंट पे उसको कट करेगा, और जो एल एम सी है वो ए सी के मिनिमम पॉइंट पे उसको कट करेगा। लेकिन आप यहाँ पे देखें इस पॉइंट के ऊपर जो है आपके एस ए सी और एल ए सी इक्वल है। इसी तरह से एल एम सी और एम आर ये इक्वल होते हैं। इसको आप ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इनिशियली द मोनोपोलिस्ट बिल्ड द प्लांट साइज हैविंग द कॉस्ट SCC1। ये ऊपर वाला भी आप बनाना चाहें तो डायग्राम बना सकते हैं, ज़रूरत कोई नहीं है आपको, चूँकि आपकी इकोनॉमिक्स थोड़ी सी आप लोग जो हैं गुजारा करेंगे तो आपको ये वाले डायग्राम एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं, जस्ट जो है इसको एक्सप्लेन करें जहाँ पे इक्विलिब्रियम है। लेकिन अगर आप करना चाहें तो इसको कर भी सकते हैं, ना भी करें तो गलत नहीं होएगी। सबसे पहले SCC1 and SMC1, the equivalence of SMC1 and MR leads into producing and marketing output levels to Q1 and P1, making a unit profit of P1C. Since the monopolist is making a positive profit, it decides to continue its operation and looks for a more profitable plant size in the long run. This long run plant is attained when LMC is equal to MR and the corresponding output level and price level QE and P. Finally, it should be noted that there is no certainty in the long run that the monopolist will reach the optimal plant size. As in perfectly competitive case, यानी आप ये नहीं कह सकते कि वो मिनिमम जो LAC है वहाँ तक उसको प्रोड्यूस करना चाहिए, ये ज़रूरी नहीं है। The monopolist can reach optimal plant size or even may exceed the optimal plant size if the market demand allows him, or if there is enough demand which absorb that level of outputs. This is price discrimination. प्राइस डिस्क्रिमिनेशन जो है वो मार्केट सिचुएशन है जहाँ मोनोपोली डिफरेंट प्राइसेस वसूल करता है। इसकी नेसेसरी कंडीशन जो है कि देयर शुड बी इफेक्टिव सेपरेशन ऑफ मार्केट फॉर डिफरेंट क्लासेस ऑफ कंज्यूमर्स सो दैट बायर्स ऑफ लो प्राइस मार्केट कैन नॉट रीसेल द कमोडिटी इन हाई प्राइस मार्केट। यानी ये ना हो कि मिडल मैन वहाँ पे आ जाएँ और वो आपको चीज़ स्मॉल प्राइस वाली मार्केट से ख़रीद कर तो वो महंगी मार्केट में बेचना शुरू कर दें। देन सेकंड नेसेसरी कंडीशन टू सक्सेसफुल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज दैट प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड शुड बी डिफरेंट इन ईच मार्केट। तो जिस मार्केट में इलास्टिसिटी कम होएगी वहाँ से वो ज़्यादा प्राइस वसूल कर सकता है, और जिस मार्केट में इलास्टिसिटी ज़्यादा है वहाँ पे उसको कम प्राइस वसूल करनी होगी। लास्टली द मार्केट शुड बी इम्परफेक्ट कंपेटिटिव, और उसके बाद दिस इज फर्स्ट डिग्री ये सेकंड डिग्री एंड थर्ड डिग्री। दिस इज फर्स्ट डिग्री कि अगर जो है लेट
this is OP1, and this demand curve show that consumer can pay O, and this is A, OA price for Q1. The monopolist will not earn P1 price from the consumer, but he will receives OA price from the consumer. So there is no consumer surplus. As you know, consumer surplus is equal to the market price, which the difference of market price which a consumer is willing to pay and what he actually pays. जो वो विलिंग है, अगर लेट वो 100 रुपया विलिंग है और मार्केट में उससे 80 रुपये लिए जाते हैं तो 20 रुपये उसका कंज्यूमर सरप्लस होगा। यहाँ पे देखें, अगर वो ये सोच रहा है कि यहाँ से लेके यहाँ तक प्राइस वो पे करेगा, तो मोनोपोलिस्ट उससे यही प्राइस लेगा, उससे कम नहीं करेगा। सेकंड डिग्री जो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की है उसमें यह है कि Q1 के ऊपर P1 प्राइस लेगा और ये वाला जो एरिया है रेक्टेंगल जो है ये वाली कंज्यूमर सरप्लस होएगी, और जो वो क्वांटिटी ज़्यादा करेगा वो प्राइस कम लेगा, और ये वाली अब तीन ये वाले जो चैम्बर से हैं 1, 2 और 3 ये वाले कंज्यूमर सरप्लस होंगे। उसके बाद जब वो और Q3 खरीदेगा तो वो P3 कर लेगा। अब ये सारा एरिया ऊपर वाला जो है ये कंज्यूमर सरप्लस होगा। थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, अब ये थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में देखें कि ये जो है दो मार्केट हैं। एक ये मार्केट है जहाँ पे इलास्टिसिटी जो है वो उसकी वो कम इलास्टिसिटी ज़्यादा है, डिमांड लाइन बहुत ज़्यादा इलास्टिक है, और ये एक दूसरी मार्केट है जिसकी इलास्टिसिटी कम है। ये दो फर्म्स हैं, फर्म ए और फर्म बी। दिस इज़ दिस इज़ फर्म A1 एंड दिस इज़ फर्म जो है वो 2। दिस इज़ होल मार्केट A+B। ये होल मार्केट को ज़ाहिर कर रही है, ये जो लास्ट वाली है, और पहली दोनों जो हैं ये एक मार्केट है। यहाँ पे देखें कि इस मार्केट में जो इसकी इलास्टिसिटी डिमांड लाइन की वो कम है, ये ज़्यादा इलास्टिक है। यहाँ प्राइस इलास्टिसिटी और डिमांड इज़ ग्रेटर देन 1 है, यहाँ प्राइस इलास्टिसिटी और डिमांड इज़ लेस देन 1 है। तो ये फर्म जो है देखें, और ये होल मार्केट है। होल मार्केट बिल्कुल वैसे जैसे मोनोपोली जो है, दिस इज़ MC, और MC जो है यहाँ पे जो MC है उसी की लाइन आपने ड्रा कर ली इधर भी। ये MC ये यही वाला MC चलेगा, यही वाला MC पॉइंट आप इधर ले लेंगे, और ये MR को यहाँ कट कर रहा है तो ये क्वांटिटी, दूसरे को इधर कट कर रहा है तो ये क्वांटिटी है। और जब आप इसी वर्टिकल लाइन को ऊपर लेके जाएंगे तो ये प्राइस, इसी वर्टिकल लाइन को ऊपर क्वांटिटी को लेके जाएंगे तो AR जो है ना आपको प्राइस देगा। तो ये देखें यहाँ पे जिसकी इलास्टिसिटी जो है वो लेस देन 1 थी, उससे प्राइस ज़्यादा ली जा रही है और क्वांटिटी कम सेल की जा रही है, और जिसकी इलास्टिसिटी कम थी, इलास्टिसिटी ज़्यादा थी, उससे प्राइस कम, इसकी इलास्टिसिटी ज़्यादा है, इससे प्राइस भी कम है और इसकी क्वांटिटी भी ज़्यादा है। तो दिस इज़ द होल पिक्चर ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, जिसमें हमने यहाँ पे हमने सीखा है आपके सामने कि व्हाट इज़ मार्केट। उसके बाद हमने परफेक्ट कंपटीशन देखा है, उसके अजम्पशन को बड़े गौर से आपने पढ़ा जिसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस निकलेंगे। और फिर हमने जो है मोनोपोली को देखा, और मोनोपोली और परफेक्ट कंपटीशन का हमने कंपैरिजन किया। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन पढ़ा हमने, फिर ओलिगोपोली पढ़ा, उसमें भी हमने कंपैरिजन दिखा है, उस कंपैरिजन को गौर से पढ़ें। और उसके बाद इनके डायग्राम्स हैं तो डायग्राम को भी आपको देखना चाहिए। फिर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है वो भी आप देखें, और शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं अगर गौर से पढ़ेंगे तो शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। अगर आप जो हैं एक इसका
जस्ट उसकी डायग्राम और डेफिनेशन याद कर लेंगे तो मे बी कि आपके जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो रह जाएं। इसलिए जो हैं चूँकि शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज़ उसी वक्त आपको आएंगे जब आप इसको किताब को सही तरीके से पढ़ेंगे। और उसके बाद जो मैंने न्यूमेरिकल करवाए थे वो न्यूमेरिकल भी आप उसको देखिएगा अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो। ओके, अल्लाह हाफिज़।